बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क एजीपी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जिसमें हमारे साथ एक इंतहाई काबिल तजर्बाकार जीपी मौजूद होते हैं जो आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं और लाइव कॉल्स के थ्रू आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब भरपूर कोशिश करते हैं कि आपको उन सवालात का बेहतरीन जवाब दिया जा सके ताकि हम अपने प्यारों को और ख़ुद को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकें या इन बीमारियों पर काबू पा सकें। डॉक्टर साहब एक इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं, ये एक प्रैक्टिसिंग जीपी हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज़ एंड कार्डियोलॉजी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब प्रोफेसर का दर्जा भी रखते हैं। ये एक सेल्फ मेड डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब के लिए मेरी एक बड़ा अच्छा शेर, इकबाल का शेर ज़हन में आता है कि नहीं है नाउमीदी इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़र के है साकी। तो डॉक्टर साहब एक हमारे पाकिस्तान बाहैसियत पाकिस्तानी होने हमारे लिए एक जौहर है। डॉक्टर साहब आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम चाहूँगा कि एक खांसी से करें कि खांसी क्योंकि सर्दियों में बहुत ही कॉमन जी, लोगों को बीमारी रहती है, तो खांसी कितनी हद तक ख़तरनाक हो सकती है? कॉमन सिम्पटम्स क्या होते हैं? रेड फ्लैग्स क्या हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये टॉपिक ऑफ द सीज़न है, जिस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा खाँसी, ज़ुकाम, नज़ला होता है। तो खाँसी में जो है 2 तरीके से उसको डिवाइड कर लें, एक तो जैसे आपने कहा रेड फ्लैग जो कि ख़तरनाक खाँसी और बिल्कुल माइनर वाली। तो ज़्यादातर लोगों को होता है कि ज़ुकाम हुआ, उसके बाद थोड़े दिन के बाद उनको खाँसी शुरू हो गई, उसमें ना उनको बुखार हुआ, ना कुछ हुआ और फिर वो 1 आध हफ़्ते के बाद खाँसी चली आती है, कभी-कभी कई हफ़्तों तक चलती है। तो नॉर्मल लोगों को, यंग लोगों को कोई ऐसी इसमें ख़ास तशवीश की बात नहीं होती क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है, उसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। वो खांसी जिसमें बुखार हो बहुत ज़्यादा तेज़ शिद्दत का, इसमें आपको काफ़ी तकलीफ़ महसूस हो और उसमें जो रेशा जो है, बलगम जो है वो निकले और वो हरे रंग का हो या ब्राउन रंग का हो, तो वो एक अलामत है निमोनिया की या चेस्ट इन्फेक्शन उसको कहते हैं। उसमें, उस अलामत में फिर आपको एंटीबायोटिक की बर वक्त ज़रूरत होती है। तो एक तो ये है। दूसरा, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या फिर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये ख़तरे की बात हो सकती है कि उनको खांसी हो रही है, थोड़े थोड़े दिन बाद खांसी के दौरे पड़े, इन्फेक्शन हुआ, फिर एंटीबायोटिक ली, फिर उनका दोबारा ठीक हो गया, फिर हो गया। तो ये जो है अलामत है लंग कैंसर की भी हो सकती है। तो यही कहते हैं कि खांसी जो कि मुस्तकिल जाए ना और होती रहे हफ्तों से महीनों तक, तो उसका तहकीक कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक चेस्ट एक्सरे बहुत लाजमी बात है। तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं कि परसिस्टेंट कॉफ़ जो है ख़त्म ना हो। लेकिन आम तौर पे जो हम एज अ जीपी हम देखते हैं, ज़्यादातर जो कॉफ़ होती है वो माइनर होती है, वो वायरल कॉफ़ होती है, वायरस की वजह से होती है, उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसकी कई और वजूहत भी हैं, जैसे कि हर दफ़ा इन्फेक्शन से नहीं होती खांसी। खांसी का ये होता है कि जैसे आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है और आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाने के बाद अगर लेट जाएँ, तो आपका जो एसिड है वो आपके हलक से उतर के लंग्स में चला जाता है। सुबह जब उठते हैं तो खांसी होती है। तो ये इसको कहते हैं रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स, जिसकी वजह से लोगों को एसिडिटी की भी तकलीफ़ होती है, इंडाइजेशन टाइप। तो ये भी एक कॉफ़ होती है। इसको हम दफ़ा लोग गलत तरीके से ट्रीट करते हैं इन्फेक्शन समझ के, लेकिन उसकी अलामत ये है कि सुबह जब उठें तो ऐसा लगता है कि गला ख़राब है और जितना पानी पिएँ और जितना उसको गरारे करें, वो गला ठीक नहीं होता। ऐसा लगता है कोई चीज़ बैठी हुई है गले में। तो ये होता है कि जो तेज़ाब है वो ऊपर आता है और जला देता है गले की झिल्ली को और फिर वापस चला जाता है, जो कि नींद में होता है, आपको पता नहीं चलता। तो एक तो ये बहुत कॉमन वजह है खांसी की। दूसरी जो कॉमन वजह है कि लोगों को जब ये अपने साइनसेस में कंजेशन होता है, आपके जो नाक की जो नालियाँ हैं उसमें रेशा जो होता है कभी-कभी पीछे की तरफ गिरता है, बजाय इसके कि सामने छींकें आएँ आपको। उसको हम कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप, मतलब ये कि वो हलक पे उतरता है बजाय के सामने नाक से निकले और वो भी साइलेंट होता है। तो उसकी वजह से मुस्तकिल लोगों को जैसे-जैसे रेशा गिरता रहता है, खाँसी होती रहती है। तो उसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेज़ल स्प्रे होते हैं, स्टीम इन्हेलेशन होती है, एंटीहिस्टामिन होती है, जो कि हे फेवर के साथ भी कनेक्टेड होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि किसी एयर फ्रेशनर से हो गई, कोई भी चीज़ होती है घर में
नई चीज़, उससे एलर्जी हो सकती है, पेंट के फ्यूम से हो सकती है। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से अक्सर लोगों जी, को खांसी के साथ गले में खून भी आने की शिकायत जी, होती है बाज़ औक़ात, या अगर कंसिस्टेंट परसिस्टेंट कफ रहती है तो जी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ लोगों ने ऑनलाइन सवालात भी किए हैं जी, आज। फॉर एग्जांपल कि एक खातून ने एक सवाल किया कि उनको थकावट की प्रॉब्लम जी, रहती है, उनको जिस्म में एक तो थकावट के साथ साथ नाइट स्वेट्स होते हैं अक्सर। जी, जी, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि अभी हमें एक मुख्तसर से वक्फे में जाना है। इसके बाद आके हम आपके साथ डिटेल इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो कॉमन जो गले में खून का आना, जी, क्या ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? इसके अलावा जो लोगों को पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग है, जी, जी, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है जी, या किसी और वजह से ये चीज़ हो रही है? जी, जी, क्योंकि आजकल स्पेशली हम एशियन, बीइंग एशियन, हमारा खाना भी जो होता है वो भी बिल्कुल, तेज़ाबियत क्रिएट करता है, बिल एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। और हम लोग ये समझते हैं कि सिंपल इसकी वजह से ही एक अगर आप कोई भी एक सिरप वगैरह या दूध पीने से ये चीज़ें प्रॉब्ली बेहतर हो जाए, जी, लेकिन उससे अगर नहीं होता तो रिफ्लक्स का क्या क्या इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल, एक मुख्तसर के वक्त के बाद दोबारा इसके ऊपर हाजिर होते हैं और बिल्कुल। फिर लोग से इस पर गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू। जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी का सेगमेंट आस्क एजीपी, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब महमूद साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। लाइव कॉल्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब भरपूर कोशिश करेंगे कि इसका बेहतरीन जवाब दिया जा सके। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम जी, गुफ्तगू कर रहे थे एक कॉमन सिम्टम्स पे कफ़ की। हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं, उनको साथ शामिल करते हैं, उनके भी साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन सा बात कर रहे हैं, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा नाम मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि आपको दिस एसिड प्रॉब्लम, so I had all this medicine from the doctors and the consultants, and then they asked me to do the hiatal hernia operation, which of course I've done it, and I'm still having acid problems. And then the worst problem is that I cannot swallow. I ओके, cannot swallow the food properly. When I eat, it goes in the stomach. Before going to the stomach, it becomes like a liquid stuff, and then becomes a lump in the gullet, and then I have to keep on drinking water for it to go down in the stomach. And I'm very, very upset. And they have already done the ballooning once, and I think they might do one more ballooning. I don't know if it's worth it or not worth it. I just want to ask this question, please. डॉक्टर साहब, डू यू वांट टू आस्क एनी अदर हाँ, क्वेश्चंस? वो कहते हैं जी, कि जी। तो रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है। आर यू व्हाट इज़ योर वेट? आर यू ओवरवेट? Are No, you I'm 100 and about 80 kilos. what about any other conditions like diabetes? No, no, I've got no condition. So I had about nearly 90 kilos, 90, about over 90 kilos, but I've lost about nearly 10 kilos. Okay. And Right. Okay. So the problem that you're describing is very, very common, and it's due to the acid reflux. So the acid goes at the back of your throat when you are sleeping and you're not aware of it, and it causes a physical burn. So when then you wake up in the morning, it's all sore and it's inflamed. So when you try to clear it, you keep drinking water, and it doesn't really make much difference. And most people say that they have a lump in the throat. So the typical symptom is sensation of a lump or something stuck in the gullet. So that's basically due to the excess acid in your stomach, which is coming refluxing back to your throat. So it's like an example, like you have a blender and you've taken the top off and you're running the motor, so it will just go all over the place. So the acid doesn't contain in the stomach because the sphincter is dilated and अच्छा it's डॉक्टर साहब, loose. सॉरी, उन्होंने कहा कि उनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, उसके वजह से जी, कोई जी। फ़र्क पड़ता है क्या? क्योंकि अभी रिसेंटली अगर ऑपरेशन की वजह से कोई एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। वो होता ये है कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ होती है और दवाइयों से ठीक नहीं होता, तो उनको कभी कभी ये ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि
जो स्टमक का जो कुछ हिस्सा है वो बाहर निकल आता है, चेस्ट के अंदर चला जाता है। स्टमक को पूरा एब्डोमेन में होना चाहिए, जो उसकी बीच की जो पार्टीशन है उसको कहते हैं, जो पर्दा है उसको डायफ्राम कहते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा स्टमक का हिस्सा ऊपर चला जाता है, इसको कहते हैं हम स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, जो इनको जो तकलीफ़ थी। तो अगर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिम्टम हो तो कभी कभी उसको एक ऑपरेशन से नीचे उसको बांधने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऊपर ना आए। लेकिन जो मेन इनका सिम्टम है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के बजाय एसिड की ज़्यादती की वजह से है। सो इट्स बिकॉज ऑफ टू मच एसिड। सो यू मे बी प्रिस्क्राइब सम वेरी strong acid suppressing medications, and that might take care of the problem. ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसके अलावा जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि गले में खांसी के साथ खून का आना, जी वो क्या क्या कॉज हो सकता है और कितना ख़तरनाक है? जनरली जो खून का आना जो है उसको हम रेड फ्लैग कहते हैं। और खून 3 जगहों से आ सकता है, या तो आपके फेफड़ों से आ सकता है खांसी के ज़रिए, या फिर ये होता है कि जो आपके साइनस हैं, नाक की जो नालियाँ उसके पीछे से अगर गिरे उससे आ सकता है, या फिर मसूड़ों की बीमारी होती है उसकी वजह से जो है वो खून पीछे चला जाता है और हलक में रहता है और फिर लोग उसको खांस देते हैं। तो ये पहले पता लगाना है कि खून आ कहाँ से रहा है। अगर तो ये लंग से आ रहा है तो ये काफ़ी ख़तरनाक बात हो सकती है, या तो ये कैंसर की अलामत हो सकती है, या फिर एक और भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जिसको क्लॉट इन द लंग कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बुलस। तो जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, और ऐसा अगर हो कि सांस आपकी बहुत तेज़ हो जाए और आपको दिल की धड़कन तेज़ हो जाए और खून आए और सीने में तकलीफ़ भी हो जब भी सांस लें और एकदम से शार्प पेन हो, तो इसका मतलब है कि ये अलामत हो सकती है। तो उसमें इमीडिएटली आपको कैजुअल्टी जो नियरलेस आपकी एनी है उसमें जाके आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो सकता है व मुमकिन ये भी है कि ये क्लॉट इन द लंग हो। लेकिन यूजुअली कभी कभी निमोनिया में भी जो है खून आता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये ऐसे किसी एक चीज़ को कहना मुश्किल है, ऐसे बताना कि क्या हो सकता है, लेकिन इसकी काफ़ी वजूहत हैं। ज़्यादातर ये नहीं होता कि हर दफ़ा ही ख़राब चीज़ हो, कभी कभी बिल्कुल मामूली चीज़ होती है, जैसे कि आपके गम्स में इन्फेक्शन है तो वो खून पीछे चला गया, या फिर लोगों को नाक में से खून आता है जिसको कहते हैं एपिस्टैक्सिस। तो कभी कभी वो पीछे गिरता है और उसकी वजह से फिर लोग खांसी के ज़रिए उसको निकालते हैं बाहर। तो वो इसमें मेरा बिल्कुल ख्याल है डिपेंड करता है कि जी कितना ज़्यादा खून आ रहा है, जी खून का कलर क्या है, इस जी सिचुएशन से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो हमारी एक बहन ने सवाल किया है सोशल मीडिया के थ्रू कि उनको थकावट की प्रॉब्लम रहती है, नाइट स्वेट्स होते हैं, और उसके अलावा उनको जो थकावट है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर है, फ्रीक्वेंट है, वो क्या वजह हो सकती है? तो ये जो है बहुत कॉमन सिम्टम है, और ये उमूमन वो होता है जब आपका रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉजल स्टेट। तो उसके बाद जो है आपकी जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, बॉडी एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की जो कमी हो जाती है, तो फिर दूसरे हार्मोन्स आते हैं। उसकी वजह से आपको ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, आपको बेइंतहा पसीने आते हैं, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती। बल्कि इसके अलावा भी और भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, और ब्रेन फॉग जैसे कहते हैं लोगों के, बिल्कुल आपका जो है जहन जो है वो काम नहीं कर रहा होता। कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो ये कई दफ़ा पिकअप नहीं होता और गलत इसका इलाज हो जाता है, या गलत इसको डायग्नोज कर लेते हैं कि कहते हैं कि आर्थराइटिस है या फिर और कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इसकी जो मेन रूट कॉज है वो हार्मोन की शिद्दत से कमी हो जाती है एकदम से। जब आपकी जो ओवरीज़ हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो हार्मोन को बनाना कम कर दें तो बॉडी का विड्रॉल होता है, विड्रॉल सिस्टम है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो इलाज है वो यही है कि कुछ अरसे के लिए इसको एक दवाई है, इसको कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो वो रिप्लेस कर दिया जाता है, कई तरीक़ों से दी जाती है, वो पैच के ज़रिए से और गोलियों के ज़रिए से, और ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है लोगों के लिए इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर मौजूद है, उनको भी साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? Can I speak in English if that's okay? Yes, that's fine. I wanted to ask related to my mom. She gets pain in her left side. The pain is in the back, in the stomach, and it goes down her leg. She's had all tests and everything done, and in her tests, the doctors say that she's got fibroids, but there's nothing to be done about them. She's like in constant pain all the time, and the pain like is in her left side, back, whole left side, so her arm, her stomach, and then her whole leg as well. The doctors say there's nothing they can do about it, and they say that she's perfectly fine. They've done all tests and everything. They say that other than a fibroid, she's perfectly fine, but she's in like a lot of pain. Okay. सब कोई सवाल करना चाहेंगे आप उनसे? So what kind of tests have been done so far? She's had ultrasounds, she's had scans, she's had blood tests,
then I think there's no test left that she Okay. hasn't had. And what is her age, if you don't mind me asking? So she's in her 40s, around about 45. 45, okay. Yeah. So, and how long all these symptoms have been going on? So the symptoms have been going on for over a year now, and the Over a doctors just send her for one test and other tests and other tests. They don't really give her a final answer to the issue. So, what were you told? You were told that it's fibroids, if I remember. Yeah, they say that it's fibroid, and they said that we'll refer her to the gynecologist, but Okay. it's been about 6 months since. Right. And when she went to her last appointment, they said that it's not that serious, and the waiting list can go up to 2 years. But she's in a lot of pain. Okay. So, I mean, it's quite difficult to just assess on the telephone because on a call, because it needs examination. Generally speaking, fibroids don't really cause this much of pain unless it's associated with severe bleeding. So, I am not really convinced that all these symptoms are due to fibroids. The only symptom that you would have is excessive bleeding and anemia. So there might be other causes. It could be if it's on the side or on the stomach area. It could be other organs like your gut. And there's another condition called diverticular disease that's very, very common, which can be as a consequence of chronic constipation. Sometimes the pain can actually arise from the spine. So if there is a disc problem where the disc is slipped, you must have heard of this terminology, that can go and compress one of the nerve endings which is supplying that area, and that is quite tricky to diagnose. So that could also be the cause of these symptoms. So it should be needs further investigation, and I'm not really entirely convinced that the fibroids would cause this much of pain, because I have people presenting, usually they are asymptomatic, and which means that they don't give symptom, and we find them by chance when we investigate people for ultrasound and they are found by chance. So I'm not really 100% convinced. I think there are other causes which needs to be evaluated. डॉक्टर साहब इसके अलावा अब उन्होंने काफ़ी सारे उनका टेस्ट करवा चुके हैं ऑलरेडी, और क्या टेस्ट हो सकते हैं जो करवाने चाहिए, या इसके अलावा अगर वो क्रॉस ओपिनियन लेना हो तो उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? I think क्योंकि अगर क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर पेन है ऑब्वियसली मस्ट बी वेरी इनकन्वीनियंट, और स्पेशली हमारे अपनी माँ के लिए उनको शी इज कंसर्न, तो उनको फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफरेंट टेस्ट करवा चुकी हैं. सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं वो, बिकॉज आई थिंक पेन की जो ओरिजिन है वो उसको एवेल्यूएट करना है अगेन फुल हिस्ट्री और एग्जामिन करके कि ये जो है पेन जो है कहीं रीढ़ की हड्डी से तो नहीं आ रहा है, स्पाइन से तो नहीं आ रहा है पेन, या फिर बावल से तो नहीं आ रहा है, बिकॉज आपकी जो बॉडी है अंदर स्टमक के, उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कि मेल फंक्शन कर सकते हैं. तो यूजुअली या फिर सिंपल कोई चीज़ होती सकती है, इसको कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम, उसकी वजह से भी हो सकता है. तो अगर कोई बावल सिम्टम्स हैं उसके साथ साथ वो देखने की ज़रूरत है. कभी कभी एक कंडीशन होती है उसको कहते हैं एंडोमीट्रियोसिस. तो मुझे ये लगता है अगर ये गायनी का प्रॉब्लम भी अगर है तो ये एंडोमीट्रियोसिस में इस किस्म का पेन होता है, सीवियर काइंड ऑफ पेन, नॉट फाइब्रॉइड्स. डॉक्टर साहब ने मेंशन किया अभी गुफ्तगू में डिस्क का मूव होना बैक, वो क्या होता है? और क्योंकि बाज़ लोगों को काफ़ी सवेयर पेन होती है, दे कांट लिटरली मूव एट ऑल, लेकिन वो बैक पेन क्या डिस्क का मूव किस वजह से होता है, और उसके क्या किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, किस तरह की पेन होती है, और रेमेडी क्या होती है उसकी? जी. तो डिस्क को समझने के लिए आप समझें ऐसे आपकी मकान की ईंटें हैं, ईंटों के बीच में जो थोड़ी सी जो सीमेंट की लेयर होती है उसको तो आप समझ लें कि इस तरह के ब्लॉक्स हैं एक के ऊपर एक, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में कुशनिंग होती है ताकि वो अलाउ करे मूवमेंट के लिए, और वो रबर टाइप के कुशन होते हैं. तो कभी कभी आपकी जो वेयर एंड टेयर की वजह से हड्डियाँ जो हैं थोड़ी सी अगर घिस जाएँ तो वो लूज़ हो जाती है डिस्क, और वो निकल जाती है अपनी जगह से. जब वो निकलती है तो साथ साथ रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से वायरिंग निकल रही होती है, जिसको हम नर्व्स कहते हैं. तो उसके ऊपर जाके अगर बैठ जाए तो बहुत सीवियर किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का पेन होता है, बिल्कुल बहुत तेज़ किस्म का, और वो नॉर्मल पेन किलर से ठीक नहीं होता. और काफ़ी इसको लोग सफ़र करते हैं, इतना ज़्यादा क्रिपलिंग पेन होता है कि कभी लोग चलने फिरने के लिए भी जो उनको तकलीफ़ हो जाती है, टांग उठाते हैं तो दर्द होता है. तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है. कभी कभी सीवियर वेट लिफ्टिंग की और गलत पॉस्चर से अगर आपने किया तो भी डिस्क पॉप आउट हो जाती है वो, और फिर वो वापस नहीं जाती. और अगर वो गलत जगह पे आके अगर बैठ जाए तो वो अगर नर्व पे अगर प्रेस करे तो उसकी वजह से सीवियर पेन होता है. उसका लास्ट रिजॉर्ट जो है वो तो ऑपरेशन है कि डिस्क को काट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या फिर उससे पहले स्टेरॉयड के इंजेक्शन दिए जाते हैं. लेकिन सबसे जो कॉमनली प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है कि एक्सरसाइज करवाएं
और पेन किलर से उसको कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू की एट्रियल फाइब्रिलेशन पे, इरेगुलर मूवमेंट ऑफ पल्स की। पुराने ज़माने में होता था कि लोग सिर्फ पल्स को पकड़ के आपको बता देते कि क्या बीमारी है। क्या ये अभी भी किसी हद तक कारामद है या उसमें कोई साइंटिफिकली कोई रियलिटी है? किसी हद तक क्या, अभी तो मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया था बार्सिलोना में, जो कि कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने इसको बिल्कुल रीविज़िट किया है इस एरिया को कि पल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हर आदमी को हर घर में जो इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी जो है उंगलियां जो है 3 उंगलियां रखें अपनी कलाई के ऊपर, ट्राई करें, फील करें कि आपको पल्स ऐसे दिल की धड़कन की तरह फील होगी। और अगर ये जो पल्स है आपकी, जो ये हरकत है, अगर रेगुलर तरीके से आ रही है बिल्कुल सीक्वेंस में, तो इसका मतलब है कि पल्स बिल्कुल ठीक है, आपका दिल बिल्कुल ठीक है। अगर तो ये बिल्कुल वीक हो रही है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो है। और अगर ये इरेगुलर है, जैसे कि लगातार नहीं आ रही है, फिर रुक रही है, फिर बड़ा गैप आ गया, छोटा गैप आ गया, तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अलामत हो सकती है। इसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। इसका मतलब है कि आपके दिल के अंदर एक शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपकी पल्स की हरकत जो है बिल्कुल इरेगुलर है। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दिल के अंदर क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो क्लॉट्स जो हैं, आपका दिल जो है वो तो पंप है, तो क्लॉट्स को फिर फेंकता है, और जब वो आर्टरियों में जाता है, क्लॉट जिस आर्टरी में जाके वो अटक जाए, उस आर्टरी की जो खून की जो दौरान है उसको रोक देता है। तो अमूमन ये जो क्लॉट हैं जाके फंसते हैं आपकी दिमाग की आर्टरियों में, और उससे फिर बहुत ही ख़तरनाक किस्म का स्ट्रोक होता है, अगर तो जान नहीं चली जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको जो है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई। दोबारा पल्स चेक की, पल्स अगर आपकी इरेगुलर हो तो एक और टेस्ट होता है, इसको कहते हैं ECG, जो कि आप का सीने के ऊपर और हाथों के ऊपर लीड्स लगा के और पैर पे एक मशीन के ज़रिए ट्रेसिंग निकाल ली जाती है हार्ट की। उससे पता चल जाता है कि आपके हार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है कि नहीं। और उसका बहुत ही आसान इलाज है, जिसका है कि उसको ब्लड को आपको थिन करा दिया जाता है एंटीकोएगुलेंट्स दे के, और आपकी दिल की रफ्तार को कंट्रोल कर देते हैं दवाई दे के। इसको कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो बस 2 ही काम करने होते हैं इसमें, जब ये पिकअप कर लें। और उसके बाद फिर हार्ट का स्कैन हो जाता है, देखते हैं कि आपका हार्ट इनलार्ज तो नहीं है, बहुत बड़ा तो नहीं हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये चीज़ जानलेवा साबित हो सकती है। ज़ाहिर है एट्रियल फाइब्रिलेशन, ब्लॉकेज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसकी कि ये ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बाज़ लोगों को जब एम्बुलेंस हम कॉल करते हैं, इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम फॉर एम्बुलेंस टू कम, कि उनको पता नहीं होता कि किस तरह से एम्बुलेंस को एक्सप्लेन करना है। तो एक आम पब्लिक के लिए हमें एम्बुलेंस को जब कॉल करनी है, किस तरह से मैसेज देना है, बिकॉज सो मेनी टाइम इंसिडेंट्स इस तरह के हुए हैं कि लोगों को एक्टिव हार्ट अटैक था, बट एम्बुलेंस केम आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। तो किस तरह से एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या वर्डिंग होनी चाहिए टू मेक श्योर कि वो इमीडिएट केयर जो ज़रूरत है वो टाइम पे पहुंच जाए। असल में ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है हम लोगों के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, कि जो मरीज़ हैं सही मैसेज कन्वे नहीं कर पाते। और एम्बुलेंस के डिपार्टमेंट में हज़ारों की तरफ से कॉल आती है, तो उनका एक सिस्टम दे दिया गया, इसको कहते हैं ट्रैफिक लाइट सिस्टम, रेड, एम्बर एंड ग्रीन। तो उनको क्लासीफाई करना होता है आपकी हिस्ट्री से कि ये बहुत इमीडिएट एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं ब्लू लाइट एम्बुलेंस, या फिर ये इंटरमीडिएट है, या फिर ये माइनर चीज़ है, इसमें एम्बुलेंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग बता नहीं पा रहे होते हैं सही से। तो जब अगर आपको ये खदशा है कि दिल का दौरा हो रहा है, तो उनको कहना चाहिए आपको कि आई फील दैट आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक, और अपने चेस्ट के पेन को डिस्क्राइब करें कि दिल का दर्द ऐसा हो रहा है जैसे कि सीने पे पत्थर पड़ गया है, बहुत ज़्यादा भारीपन हो गया, और वो दर्द जो है जा रहा है जॉ में या लेफ़्ट आर्म में। तो जब ये की वर्ड्स जो होते हैं अगर आप यूज़ करेंगे तो वो सही चीज़ ट्रिगर होगी वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं रेड फ्लैग ट्रैफिक लाइट सिस्टम ट्रियाज, और फिर सही एम्बुलेंस आपके पास आएगी। अगर स्ट्रोक की अलामत हो रही है तो आप बताएं उनको कि एक हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है, और जो है फेस का एक हिस्सा लटक रहा है, और लगता हमको ये सारा स्ट्रोक के सिम्पटम्स। स्ट्रोक के सिम्पटम्स कॉलर उनको साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम है। तो मैंने पूछना था कि मेरी जो उम्र है वो 51 है, एंड मेरे पास हाइपरथर्मिया है, एंड मेरे पास IBS भी है, लेकिन एट द मोमेंट मुझे लेफ्ट साइड पर, स्टमक पर एंड हिप पर एंड लेग पे एवरी नाइट को बहुत पेन होती है। तो वो कैमरा टेस्ट, वो सारा वो लिवर एंड किडनी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है टेस्ट। तो पूछना था, प्लीज़ बताएं। नहीं आती, कोई दवाई भी नहीं हेल्प कर रही, तो प्लीज़ बताएं क्या बात है। ये थोड़ा रिकैप करेंगे। अच्छा, उनको कहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे स्टमक में, हिप्स में पेन है, और उनकी किडनी के वो टेस्ट वगैरह सारा कुछ ठीक है। अच्छा,
तो लेफ़्ट साइड के कौन से हिस्से पे है ये? पेट के हिस्से पे है या बिल्कुल हिप के पास है आपको पेन? पेट पेट के भी हिस्से पे है एंड फिर हिप के बैक में भी है अच्छा, अच्छा। एंड टांगों में भी अब रात को चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, नींद टांगों नहीं में भी आती। चला जाता है, अच्छा, अच्छा। जी जी, तो ये नींद नहीं किस आती। तरह से बढ़ता है ये पेन? ये चलने फिरने से बढ़ता है? नहीं, ये सोने सोने से जो है वो कैसे रात जब को लेटी होती हूँ ना, रात को बहुत बर्स्ट होता है। जी जी। अच्छा, अच्छा। तो आपका जो है बाउल हैबिट्स बिल्कुल ठीक है? आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया तो नहीं होता इसके साथ? मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो बाउल तो ओपन है, बट कभी कोकोडमल खा लूँ तो उससे फिर थोड़ी कंस्टिपेशन हो जाती है, पर ये ना भी खाओ तब भी पेन होती रहती है, ये वाली। जी, जी। तो अब बगैर एग्जामिन के तो मुश्किल, लेकिन ये अगर ये एरिया वो है जो आपके बिल्कुल लोअर स्टमक की तरफ है, तो हो ये जी, जी। सकता है कि जो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर वर्म हो जाए। उसको हम कहते हैं डायवर्टिकुलर डिजीज़। जो आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन भी आपको रहता है थोड़े थोड़े दिन के बाद, तो ये वजह भी हो सकती है। पेन जो है कभी रेडिएट भी हो सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ अगर है आपको, तो ये हिप में आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो ये तो आप देख कर ही पता चलेगा एग्जामिन करके। लेकिन अगर ये जो सिम्टम्स हैं आपके बावल से रिलेटेड हैं, तो फिर ये मसला ही कोई और है। और अगर उससे नहीं है और आप जब चलती हैं फिरती हैं फिर बैठती हैं आपको तकलीफ़ ये उससे होती है, तो फिर ये हिप का प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर साहब फिर इनको टेस्ट क्या करवाने चाहिए? कौन से टेस्ट अभी जो आप रिकमेंड करते हैं ताकि अपने जीपी पे जाके रेलिवेंट क्या जी, उनको टेस्ट अगर अगर तो ये हिप का प्रॉब्लम है तो फिर सिंपल एक एक्सरे होगा हिप का, इससे पता चलेगा कि हिप की जो क्योंकि उनको स्टमक का भी प्रॉब्लम है ना, जी, स्टमक में भी पेन है लेफ्ट जी। साइड पे और हिप में भी पेन है, तो यूजुअली हो सकता है कि दो प्रॉब्लम्स भी हों। कभी कभी लोगों को होते हैं, जो आपकी उम्र है इसमें दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। तो जो बावल का प्रॉब्लम है उसके लिए यूजुअली या तो सीटी स्कैन होता है या फिर एक कैमरा टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए बावल के इनसाइड जो है देखा जाता है कि ये इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। मेरे जो ख्याल कि उन्होंने ये भी बताया कि जी। उनको हाइपोथीमिया भी है। क्या चीज़ है? हाइपोथीमिया, हाइपोथर्मिया। हाँ। हाइपोथर्मिया तो टेम्परेचर की लो होने की अलामत है, लेकिन हो नहीं सकता वो तो कुछ कुछ और उन्होंने बताने की कोशिश की, क्योंकि आई हो थिंक कि सकता हमने है। सही सुना नहीं, कोई आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। लेकिन चलिए बिल्कुल हाँ, ठीक है जी, डॉक्टर जी। साहब। अच्छा, एक लोगों को बहुत ही कॉमन, एक तो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली कोल्ड सिम्टम्स रहते हैं। जी, जी। एक तो एलर्जी की वजह से हो सकता है, और जी। इसके अंदर क्या रीजन होते हैं और इसके अंदर रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? तो कोल्ड के जो सिम्टम हैं ये भी काफ़ी कॉमन है। यूजुअली लोगों को कोई ना कोई एलर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। और उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो नेज़ल स्प्रेज और एंटीहिस्टामिन होती है। लेकिन उसका पता ये लगाना चाहिए कि किस चीज़ की वजह से ये रिएक्शन हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। कि आपकी जो लाइनिंग है नाक के अंदर की वो सूज जाती है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लूइड बनता है, तो ये होता है नाक का बहना। कोल्ड वगैरह जो है वो तो होता है, सीजनल होता है, वो एक हफ़्ता 2 हफ़्ते के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन मुसलसल अगर हो तो इसका मतलब है कि ये इन्फ्लेमेशन है या फिर साइनस का प्रॉब्लम है। और इसमें अगर आपको खून आने लगे और कोई चीज़ें हों या फिर लॉस ऑफ सेंस ऑफ आपका स्मेल हो जाए, तो फिर आपको इसको एवेल्युएट कराने की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टीम किस हद तक कारआमद है? कि लोगों को अक्सर हम लोग घर में जी, जी। माएँ कहती हैं कि स्टीम ले लें, जी, विक्स जी, वगैरह की इस बिल्कुल। तरह की चीज़ आप डाल के, वो किस हद तक यूज़फुल है? स्पेशली अगर आपको कोल्ड टाइप सिम्टम्स हैं, बिल्कुल। इवन के कोविड टाइम पे कहा जी, जाता था जी। कि स्टीम वगैरह रेगुलरली लें, जी, इज़ जी। वेरी यूज़फुल। तो साइंटिफिकली और मेडिकली कितना बिल्कुल, यूज़फुल है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। खाली दवाइयों से जो है ये जो साइनस के सिम्टम ठीक नहीं होते। तो उसके लिए हम रेगुलरली रेकमेंड करते हैं कि स्टीम लें। स्टीम के लिए आप थोड़ा सा इसमें विक्स जो होता है, विक्स वेपर आपका 1 चम्मच डाल सकते हैं, या फिर मेंथॉल क्रिस्टल्स मिलते हैं, या कोई भी चीज़ है, कार्वॉल है, वो डालें। और उसके बाद जो है एक बाल्टी के अंदर खौलता हुआ पानी डाल के, स्टीम वाला पानी डाल के ऊपर तौलिया रख के उसके अंदर से भांपे लें। तो उसकी वजह से होगा ये कि आपकी जो एयरवे है, जो आपकी सांस की नाली है, वो खुल जाएगी। और जो रेशा है जो कि जम जाता है, जो ग्लू की तरह बन जाता है, वो ढीला होके निकल आएगा बाहर। बजाय इसके कि मैं तो ये रेकमेंड करूँगा, बजाय के दवाइयाँ लें जो ओवर द काउंटर मिलती हैं, वो खाली आपके रेशे को जमा देती हैं। तो आपको बस ये ऐसा लगता है कि बस अब नाक बहना बंद हो गई, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि ये सारा रेशा जम जाता है। और जमता है कहाँ पे? आपके साइनस के अंदर। उसके बाद फिर उसके अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। तो ये इससे बेहतर ये होगा कि इसको जो है आप इसको क्लियर करें। मुस्तकिल स्टीम लेके सुबह में लें और एक रात में लें सोने से पहले। और पानी ज़्यादा पिएं। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका जो रेशा जो है ये थिक हो जाता है। तो इसको इस तरह से क्लियर करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल, मुझे याद जी। है कि एक दफ़ा आपने मुझे बताया था मेंथल क्रिस्टल्स जी, जी। वो ईज़िली
available हैं। फार्मेसीज पे अवेलेबल हैं बिल्कुल। एंड दे आर वेरी यूजफुल। बिल्कुल इट्स बिल्कुल। वेरी चीप एज वेल, 2-3 बिल्कुल। पाउंड के अंदर आपको मिल जी, जी। जाते हैं और आप गर्म पानी में अगर वो डाल के जी, जी। अगर उसकी स्टीम लेते हैं तो इससे इट्स डेफिनेटली वेरी यूजफुल। जब आपको बिल्कुल। कोल्ड टाइप सिम्टम्स हैं, अगर आपको गला ख़राब है, जी, जी। खांसी है, या अगर आपको रेशे की प्रॉब्लम है बिल्कुल। तो इसमें काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू सवाल आया कि उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, एक साहब जी। है। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है जी, जी। और इसके क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह जी, से जी। उनको ट्रीटमेंट किया जा सकता है? ठीक है। तो जो शोल्डर जो आपका जॉइंट है, ये वाला जो है आपका शोल्डर जो इसको कहते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। इसके अंदर काफ़ी लेयर्स होती हैं मसल्स की। तो होता ये है कि किसी को चोट लगी या कुछ तकलीफ़ हुई दर्द की, तो लोग अपना हाथ जो इस्तेमाल करना कम कर देते हैं। तो अमूमन यही होती है आदमी की आदत कि अगर जिस चीज़ से दर्द हो रहा है तो उसको इस्तेमाल ना करें। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। जब आप इसको इस्तेमाल ना करें तो जो आपके मसल्स के लेयर्स हैं वो चिपक जाते हैं एक के ऊपर एक, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। जैसे कि फ्रीज़ हो जाते हैं, जैसे आपने गोश्त को घर में रखा फ्रीज़र के अंदर, उसके बाद पकाने की कोशिश की तो सब चिपक जाता है बिल्कुल। उसको फिर पानी में डाल के उसको थॉ करना पड़ता है। तो फ्रोज़न शोल्डर बिल्कुल आइडेंटिकल ऐसी चीज़ होती है कि आपने अपना इस्तेमाल कम कर दिया दर्द की वजह से, जैसे कि गिर गए, चोट लग गई, जिसकी वजह से आप मुस्तकिल जो है इस हाथ को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। उसके बाद होता ये है कि ये सारे लेयर्स आपके एडहीजन हो जाती हैं, चिपक जाते हैं, और फिर इसको मूव करना फिज़िकली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए पहले तो पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं कि अगर खुल जाए, और अगर ना स्पेशली हो मेरा ख्याल है ज़रूरी बिल्कुल है कि आप उसको एक जगह स्टिफ ना रखें, बिल्कुल। कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी हो, इस तरह की है, अगर आपको कंटिन्यूसली प्रॉब्लम मूव है। करें उसको। सबसे बिल्कुल। कॉलर मौजूद है, जी, उनको साथ जी। शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एज 51 है। मेरा डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी है। बट मुझे रिसेंटली 2 मंथ हो गया, मैं कुछ खाती हूँ बिफोर एंड आफ्टर हमेशा मैं वोमिट फील करती हूँ। वोमिट नहीं करती हूँ बट फील करती हूँ, बट मुझे अनईजी फील होती है हमेशा। मैं डॉक्टर को मैं रिसेंटली एंडोस्कोपी भी की मैंने। ओके, और एंडोस्कोपी का क्या रिजल्ट था? वो लोग ने बोला कुछ नहीं मिला ऐसे, बट सीटी स्कैन के लिए दिया है वो लोग ने बोला, और टॉयलेट भी लिया वो लोग ने, बट कुछ नहीं मिला उस लोग को, ऐसे बोली। बट मैं हमेशा वोमिट फील करती हूँ। मैं सोने के बाद भी मिड नाइट में भी वोमिट फील होती है। मैं च्युइंगम मुख में रखती हूँ। जब Okay. च्युइंगम रखती हूँ ना, उस टाइम थोड़ा सा बेटर होता फील है। होती है। ओके, वो कहते हैं कि वॉमिट वाली उनको कैफियत रहती है अच्छा, मुसलसल, vomiting। खाने से पहले भी, बाद में भी, मोस्ट ऑफ द टाइम। उनको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है, और एंडोस्कोपी से भी कोई रिजल्ट कुछ ऐसे सामने नहीं है। उनको सीटी स्कैन अब रिकमेंड किया गया। जी, जी। तो क्या वजह हो सकती है, आप क्या समझते अच्छा, हैं कि उनको एक क्या आध करना सवाल करना चाहूँगा कि चाहिए? वो आपको अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल। खाने को भी नहीं है कॉल पे। अच्छा, ठीक है। सॉरी, साथ हैं। हेलो मैं हूँ। जी जी। तो आपको डायरिया की तकलीफ तो नहीं होती खाने के बाद, जैसे कि एकदम टॉयलेट आता हो? हाँ ऐसे होती है। ऐसा होता है, ठीक है, ठीक मुझे, है। हाँ। और कितने सालों से शुगर की बीमारी है आपको? 2016 में स्टार्ट हुई अच्छा, अच्छा। मुझे। और इंसुलिन पे हैं या टैबलेट्स पे हैं आप? मैं टैबलेट लेती हूँ, 3 टैबलेट्स, 3 काइंड ऑफ टैबलेट्स। मॉर्निंग में लेती हूँ, इवनिंग में 2 मेटफॉर्मिन लेती हूँ। ठीक है। क्योंकि वो लोग बोलता है कि मुझे इंजेक्शन दे, मैं नहीं लेती हूँ, मुझे जी। डर लगती है। नहीं, ठीक है। आप इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि जो आपका जो पैनक्रियास है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ है, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक डॉक्टर साहब, हिस्सा इसके ऊपर हम डिटेल जी, आंसर देते हैं। एक और कॉलर उनको भी साथ शामिल कर लेते हैं इन द मीन टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे वालिद साहब हैं, 61 ईयर एज है, तो उनके घुटने का दर्द नहीं जा रहा है। डॉक्टर के पास काफ़ी दफ़ा गए तो उन्होंने या तो पेन किलर मिल रहे हैं डॉक्टर से, या फिर वो एक इंजेक्शन लगाए थे हमें, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। तो इसका क्या हाल है, क्या इलाज है? अच्छा, डॉक्टर से इंजेक्शन भी आपने कहा लगाया है? जी हाँ, इंजेक्शन भी पेन लगाया। किलर का इंजेक्शन? नहीं, वो कोई फ्लूइड सा घुटने के अंदर लगता है ना, वो। ओके। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनके वालिद साहब जी, जी। को नी पेन बहुत ज़्यादा है। जी, उन्होंने जी। कोई इंजेक्शन भी लगवाया है जी, जी। नी में, लेकिन अभी तक उनको कोई पेन रिलीफ नहीं हुआ। अभी जी। तक पेन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो किस सवाल करना चाहेंगे आप उनसे? नहीं, एक काफ़ी और है। कॉलर है, उनको भी साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे क्या सवाल करना चाहिए? मेरी उम्र 56 ईयर है और मुझे पाल्पिटेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। हमेशा पाल्पिटेशन हाई रहते हैं। ओके,
तो उसके लिए क्या करना चाहिए आप मुझे पाल्पिटेशन की बताएंगे प्रॉब्लम प्लीज? कितनी हाई रहती जी है? जी ठीक। ठीक है, कोई सवाल करना चाहेंगे आप? नहीं, उसके साथ आपको पसीने तो नहीं छूटते हैं साथ में, या सांस तो नहीं फूलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितने अरसे से है ये पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम? ये बहुत अरसे से कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ये नहीं कि मैं कह सकते हमेशा रहता है, लेकिन ये मुझे होता है ज्यादातर। इसका ताल्लुक कोई एक्सरसाइज से तो नहीं, जैसे कि आप चले फिरें तो बढ़ जाए, या फिर बैठे बैठाए हो जाता है? नहीं, एनी टाइम, कोई चलने फिरने से नहीं है सिर्फ। और साथ में सीने में दर्द होता है, चेस्ट जी पेन? नहीं, सीने में दर्द नहीं ठीक। होता है। ओके, चलिए बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब उसको जवाब दें। डॉक्टर सबसे पहले जो सवाल था जी, हमारे जी, पास जो डायबिटिक पेशेंट हाँ का। बिल्कुल जी, जी। डायबिटिक तो पेशेंट है। उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि यूजुअली जो आपका जो पैंक्रियास है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में जो है आपका इंसुलिन बनती है, तो उसकी वजह से आपको जो है डायबिटीज़ की बीमारी होती है। लेकिन एक और हिस्सा भी है जिससे आपके डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, जो आपके खाने को हज़म करते हैं। अगर उसमें भी ख़राबी हो जाए तो साथ ही साथ उसका भी इलाज ज़रूरी होता है। तो होता ये कि जो आपने खाना खाया आपको सही फ़ील नहीं होता, हज़म ठीक से नहीं होता, और फिर आपको खाने के फ़ौरन बाद आपको डायरिया होता है। उसकी वजह ये है कि जो दूसरा हिस्सा है पैंक्रियास का, जिससे आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, वो भी जो है अब वो वीक हो गया है, या फिर वो काम नहीं कर रहा है। तो उसका एक सिंपल स्टूल टेस्ट होता है, उसकी वजह से भी डायग्नोस हो जाता है। लेकिन सीटी स्कैन जो आपको बताया गया बिल्कुल ठीक बताया गया है, उससे आपका जो ये ऑर्गन है इसके बारे में पता चल जाएगा कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं, या फिर बिल्कुल सिकुड़ गया है। अगर तो ये प्रूव हो जाता है कि ये आपको तकलीफ़ है, जो कि डायबिटिक्स पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है, और फिर पहला यही होता है कि एंडोस्कोपी की सारा घुमा फिरा के आखिर में इसको पिक किया जाता है। उसका बिल्कुल सही इलाज ये है कि जब भी आप खाना खाएं या कोई स्नैक लें, तो आपको एक एंजाइम वाले कैप्सूल दिए जाएंगे, जो कि आप खाने के साथ खाएंगी तो वो वही काम करेंगे जो आपका पैनक्रियास करता था। नॉर्मली जैसे आप खाना खाएं, और अगर आप कोई प्रोटीन की चीज़ खाएं या फिर कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो उसके एंजाइम आते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन आपका अगर पैनक्रियास ये बना नहीं रहा है, तो आपको आर्टिफिशियली कैप्सूल के ज़रिए देने पड़ेंगे। उसकी वजह से फिर आपका ये सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि आपको ये वाली बीमारी, इसका नाम है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशेंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है PEI। तो आप अपने जीपी को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे ये बीमारी तो नहीं है, और मेरा स्टूल टेस्ट करवा के देख लें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है बताया कि स्टूल टेस्ट के लिए ऑलरेडी भेजा हुआ है, उसके काफ़ी बिल्कुल। टाइम लगता है। हाँ। स्टूल टेस्ट के 6 से 8 हफ्ते लगते हैं आने के बाद। डॉक्टर साहब अगला सवाल ये जी, था जी। कि उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए सवाल किया था, जिनकी इंजेक्शन उम्र लगवाया था। 61 जी, ईयर्स जी। है, और उनको नी पेन जी, जी। काफ़ी ज़्यादा है। तो ये नी पेन जो उनको है, ये आर्थराइटिस की वजह से। उसमें होता ये है कि जो आपके जो कुशनिंग है दोनों बोन्स के बीच में, वो घिस जाती है कार्टिलेज। तो ये स्टीरॉयड किस से लगाने के बाद फ़ायदा अगर नहीं हुआ, तो मुझे यही फील होता है कि ये काफ़ी एडवांस्ड आर्थराइटिस है। इसका फिर इलाज यही है कि नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन इन द मीन टाइम एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि नी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज होती है, कहते हैं क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, जो आपका ऊपर का जो थाई के मसल हैं, इनके पट्ठों को तक़वियत दें और उनको जो है मजबूत कर लें, तो ये फिर ओवरकम करते हैं मूवमेंट को। तो ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और फिर एनी पेन किलर्स लेते रहें और एक्सरसाइज करते रहें। लेकिन इसका अल्टीमेट सोल्यूशन यही होगा कि अगर ये इतना एडवांस्ड आर्थराइटिस है जो कि स्टेरॉयड इंजेक्शन से भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर आपके जो जीपी हैं वो शायद आपको रेकमेंड करें नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है डॉक्टर साहब? कोई क्या ऑपरेशन करके आपको जी। सर्जरी के थ्रू आर्टिफिशियल नी डालते लगाते हैं? हैं। जी, जी। ओके, और वो किस हद तक आरामद रहता है, वो सक्सेसफुल है? बहुत सक्सेसफुल है और कई डेकेड से चल रहा है, पूरी दुनिया में होता है वो। और एक जो नी रिप्लेसमेंट होता है, उसकी नॉर्मल लाइफ होती है अबाउट 10 to 15 ईयर्स, तो वो चलता अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, उनको साथ शामिल जी। करते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हमें जी। बड़ी जल्दी इसको कंक्लूड करना है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। 2016 में मुझे स्टेंट ऑपरेशन मेरा हुआ था। शुगर भी है, मैं उसकी मेडिसिन ले रही हूँ, बीपी भी है, उसकी भी ले रही हूँ। लेकिन मुझे हार्ट बर्न 2-3 महीने हो गए, मुझे हार्ट बर्न बहुत होती है, एवरी टाइम होती रहती है। तो उसके लिए कोई आप सजेशन कर सकते हैं? हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, कहते हैं उनको हार्ट पेशेंट है, 2016 में उनका ऑपरेशन भी हुआ है अच्छा अच्छा, हार्ट का। ठीक है, ठीक ठीक है, कोई सवाल हार्ट का करना चाहिए? ऑपरेशन स्टंट ऑपरेशन है, स्टंट, स्टंट स्टंट। डालना। जी जी जी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आपको डॉक्टर उसका जवाब देते हैं। जी, डॉक्टर साहब, इनसे पहले जो हमें सवाल था कि उनको Palpitations है। पल्पिटेशन की जी, जी। प्रॉब्लम है, 56 से जी जी, तो ये पैल्पिटेशन की जो प्रॉब्लम आपने जो सवाल बताया, उससे मुझे लगता ये है कि सीरियस नहीं है। ये वही है जो हमने इस बारे में जिक्र किया था कि ये पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट है या फिर मेनोपॉजल स्टेट है। उसमें जो है बिकॉज ऑफ आपकी जो हार्मोन्स एकदम से कम हो गए हैं,
रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उसकी वजह से जो है आपको ये तकलीफ़ है। दूसरी एक और अलामत हो सकती है जो चांसेस कम है उसके, ये आपकी थायराइड का अगर प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपके थायराइड का जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा अगर काम करने लगे, इसको कहते हैं ओवर एक्टिव थायराइड, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है आपकी हिस्ट्री से कि ये एसोसिएटेड है मेनोपॉज के साथ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जो आखिरी सवाल था अभी जो जी। हमारी बहन ने किया कि हार्ट पेशेंट हाँ, हैं, जी, उनका जी। ऑपरेशन हुआ जी, है जी। और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रिसेंटली जी, काफ़ी ज़्यादा है। जी, जी। तो अगर तो आपके जो नॉलेज है वो आपके हार्ट की कंडीशन और जो स्टेटस से बिल्कुल मुतमईन है, वो कहते हैं कि स्टेबल है, तो फिर इसमें देखा जा सकता है कि क्यों हो रहा है। कभी-कभी ये होता है कि जब ये हार्ट का ऑपरेशन हो या स्टेंट दिया जाए, तो बहुत सारी दवाएँ दी जाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन दी जाती है, उसके साथ एक और भी ब्लड थिनर दिया जाता है। तो इसका यूजुअली इसका असर ये होता है कि स्टमक को इरिटेट करता है, और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ रहती है, हार्ट बर्न होता है। और आपको ये भी पता होगा कि आपके स्टेंट के बाद बहुत सारी दवाएँ दी गई होंगी, बहुत हाई डोज़ की आपको। लेकिन डॉक्टर साहब, उनको ये जी, 2016 में, सॉरी कथा जी, कलामी जी। के लिए, उनको 2016 में ऑपरेशन हुआ है, तो जो मेडिसिन्स का जी, जी। इफेक्ट होगा वो तो ज़ाहिर है उसके बाद फ़ौरन, लेकिन अगर उनको जी, हार्ट बर्न अभी स्टार्ट हुआ है अच्छा, तो अच्छा। उसका और क्या कॉज हो सकता है? अब उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये नया सिम्पटम है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है अगर हार्ट की मेडिसिन से, तो उसके लिए एंडोस्कोपी करानी चाहिए, जो कि हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कभी-कभी ये अल्सर की तकलीफ़ हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपकी जो गलेट है, खाने की नाली है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वर्म आ जाता है, या फिर और कोई सिनिस्टर कॉजेज़ भी हो सकती हैं। तो उसके लिए देखना पड़ेगा एंडोस्कोपी करके कि क्या है। अदरवाइज़ इसकी दवाइयाँ हैं बहुत सारी, ऐसे कि एंटासिड्स हैं जो कि ओवर द काउंटर मौजूद हैं, लेकिन वो करने से आप ये मर्ज़ को छुपा भी सकती हैं। इसको मास्क कहते हैं हम लोग पे। तो इससे पहले ये कि बजाय इसके ट्रीटमेंट पे जंप करें, हम इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आपकी उम्र में। दूसरी एक और भी चीज़ होती है कभी-कभी कि ये हार्ट का प्रॉब्लम भी ये इंडिजेशन की तरह जो है कभी-कभी ये सिम्पटम देता है। तो लोग इसको समझ रहे होते हैं कि ये हार्ट बर्न है, हार्ट बर्न है। ख़ास तौर पे अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है, आपकी ग़िज़ा बिल्कुल ठीक है, आप खाना बिल्कुल ठीक, डाइट बिल्कुल ठीक करती हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप कोई और आर्टरी आपकी हार्ट की जो है वो अब अफेक्ट हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, और वो प्रेज़ेंट कर रही है एज़ हार्ट बर्न। तो इसका इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर आपने कहा कि 2016 में वो हुआ है स्टेंट, तो बहुत पुरानी बात हो गई है। कभी-कभी ये जो स्टेंट्स होते हैं ये बंद भी हो जाते हैं, और इस कभी-कभी हार्ट की अलामत ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा चेस्ट पेन ही हो। रेयर सर्कमस्टांसेस में ये हार्ट बर्न जो है कभी-कभी ये अलामत होती है। तो मुझे ये भी ख़तरा लगता है, तो उसके लिए आपको फ़ौरी तौर पे जाके एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेके अपने फर्स्ट इंस्टेंस जीपी से कंसल्ट करें, और एक हार्ट की ट्रेसिंग करवा लें, ईसीजी करवा लें, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवा लें। बिल्कुल, और स्पेशली क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है जी। और एक हिस्ट्री है, जी। कोई तो 2016 में उनका ऑपरेशन जी। भी हुआ है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और इसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करवा लें कि हार्ट रिलेटेड तो नहीं है। डॉक्टर साहब, ये क्या कोई खाने पीने की वजह से भी हो सकता है कि इस तरह की खुराक है जिसकी जी। वजह से हार्ट बर्न है, कोई जी। मिर्च मसाले वाला खाना, जी, जी। या कोई इस वजह से भी हो सकता है? उसके लिए आपको मैं दोबारा एक मिसाल दूंगा कि एक जैसे जो खाना जो आपका जो खाना सारा जो हज़म होता है वो मैदे में होता है, स्टमक में उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगर आप उसको बढ़ा दें तो उसका जो मुंह है वो खिंच जाता है। जब मुंह खिंच जाता है तो वो क्लोज़ नहीं करता है अपने मुंह को। तो होता ये कि ब्लेंडर चल रहा है लेकिन मुंह ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है, तो वो फिर सारा एसिड जो है जिसका तेज़ाब होता है वो लिटरली ऊपर आता है, तो उसकी वजह से लोगों को जलन महसूस होती है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ जो कॉमनेस्ट रीज़न है हार्ट बर्न का, वो ओवरवेट होते हैं लोग, वज़न बढ़ा हुआ होता है, खाने में एहतियात नहीं करते हैं, खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। इसीलिए हमारे मज़हब में ये हदीस भी है कि 3/4 खाना खाएं, 1/3 बिल्कुल, जो क्योंकि है छोड़ बैलेंस दें हर आप। चीज़ में बिल्कुल, इक़्तिदार हाँ। बड़ा ज़रूरी है, और जी, स्पेशली हमें अपनी बिल्कुल। जो लाइफ़स्टाइल है उसको एक्टिव रखना बड़ा जी। ज़रूरी है। रिफ्लक्स पे हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, क्योंकि रिफ्लक्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि मे बी गला ख़राब है, खांसी है, ज़ुकाम की वजह से मुसलसल ये सेम सिम्टम्स अगेन एंड अगेन हो रहे हैं, जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, और स्पेशली हमारे खुराक की वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रेगुलरली रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से उससे कहें कि हमें अपने जीपी से कि अगर इसका चेक कर लें, या हमें कोई इस तरह की मेडिसिन दे दें कि हमें एसिड की प्रॉब्लम या एसिड की प्रॉब्लम रेगुलरली ना हो। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्त होता है इस प्रोग्राम का, हमारी कोशिश भरपूर होती है कि जितनी से ज़्यादा कॉल ली जा सकें और आपको कोई भी मेडिकल रिलेटेड जो अमराज हैं उनका हम बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, इसलिए आप उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीनन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।